हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिंजेन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। ये बायोकॉन की सब्सिडरी हुआ करती थी, अब ये इंडिपेंडेंट लिस्टेड है मार्केट में। तो इसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक के बिजनेस कैसे, इस कंपनी के बिजनेस कैसे हैं और इसके फ्यूचर कैसे हैं और हमें इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो सारे डिसीजन हम एंड में ले पाएंगे एक बार इसकी पूरी एनालिसिस समझ लेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कंपनी क्या करती है और वो सब समझने की कोशिश करते हैं। वैसे ये कंपनी फार्मा स्पेस में है, तो मुझे थोड़े ब्रीफ बैकग्राउंड देने पड़ेंगे इसके बिजनेस समझने के पहले। मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ कि ड्रग जो है, कोई भी ड्रग, उसकी डिस्कवरी होती कैसे है। एक बार जो ड्रग जो हम यूज करते हैं, कोई भी मेडिसिन जो यूज करते हैं, वो एक प्रोसेस के थ्रू होकर जाती है और उसके बाद ही हम उसको यूज कर सकते हैं। उसके लिए अप्रूवल और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो उसमें सबसे पहला होता है डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट फेज। इसको हम डिस्कवरी फेज भी बोलते हैं, जिसमें साइंटिस्ट एक नए प्रोडक्ट की या नए केमिकल्स की डिस्कवरी करते हैं। आजकल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी बहुत सारे डिस्कवर हो रहे हैं और उनकी डिमांड ज्यादा है। तो ये डिस्कवरी फेज होता है। इस फेज में बहुत टाइम लग जाता है। कभी कभी ये फेज 3 साल तक चलता है, 3 से 6 साल तक चलता है। तो ये जो R&D एक्सपेंसेस है बहुत हाई होता है फार्मास्यूटिकल डोमेन में। तो बहुत सा कम कंपनियां हैं जो R&D करती है। अपनी इंडियन कंपनीज अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा जेनरिक्स पे रिलाई करती हैं। तो कोई R&D किसी बड़ी कंपनी ने किया हुआ है, उनके पेटेंट जब एक्सपायर हो जाते हैं तो इनके जेनरिक वर्जन बना के सेल करना चालू कर देते हैं। तो जो R&D एक्सपेंस है वो बहुत हैवी होता है। तो इसमें हम फेज समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हो गया डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। कोई एक प्रोडक्ट, नया केमिकल या जो भी है मॉलिक्यूल, उसकी डिस्कवरी की जाती है, तो वो सबसे पहला फेज होता है। उसके बाद उसका प्री क्लिनिकल रिसर्च होता है, जिसमें ये एनिमल्स पे टेस्ट करते हैं और कि वो प्रोडक्ट कितना अच्छा है या कितना उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। तो वो प्री क्लिनिकल रिसर्च फेज से होकर जाती है। तो ये जो डिस्कवरी और प्री क्लिनिकल रिसर्च है, ये दोनों कंबाइंड स्टेज ही कुछ 3 से 6 साल ले लेती है किसी नए ड्रग डिस्कवरी में। उसके बाद इसका क्लिनिकल रिसर्च होता है, जिसमें भी बहुत सारे फेसेस होते हैं, जिसमें वो ह्यूमन ट्रायल करते हैं, जिसमें वो शुरू में कुछ 100 लोगों पे ट्रायल करेंगे, उसके बाद फिर और ज्यादा लोगों पे ट्रायल करेंगे। और ऐसे 2-3 फेसेस होते हैं इसके भी, जिसमें वो टेस्टिंग करते हैं। हर बार लोग बढ़ाते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो कोई भी जो प्रोडक्ट है वो डिस्कवरी के बाद डायरेक्ट क्लिनिकल पे मूव हो जाए ऐसा जरूरी नहीं होता। कभी कभी वो प्री क्लिनिकल में फेल हो जाती है। फिर बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो क्लिनिकल रिसर्च के बाद भी फेल हो सकते हैं। और क्लिनिकल रिसर्च होने के बाद ये रिसर्च के जो फाइंडिंग है वो गवर्नमेंट्स, जैसे यूएस में एफडीए, यूएस एफडीए है, हर कंट्री के गवर्नमेंट में एक एफडीए जैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इनको अप्रूवल देती है बेस्ड ऑन इनके जो रिसर्च फाइंडिंग है उसके ऊपर। तो ये आप देख रहे हैं प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल एंड ये जो गवर्नमेंट रिव्यू, ये जो सारा प्रोसेस है, ये ड्रग का डेवलपमेंट प्रोसेस है। तो डिस्कवरी हो गई, हम डिस्कवरी फेज में। फिर उसके बाद उस ड्रग का डेवलपमेंट होता है, और जब तक आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं मिल जाता आप उसका कमर्शियल लॉन्च नहीं कर सकते। एक बार अगर आपका डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया, फिर आप उसका कमर्शियल लॉन्च कर सकते हैं और उसको जितना चाहे सेल कर सकते हैं। और उस दौरान भी आपको थोड़ी सेफ्टी और मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। पर एक बार अगर आपका डेवलपमेंट हो गया तो आप उसकी मास मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो जैसा हमने देखा कि डिस्कवरी फेज में साइंटिस्ट नए प्रोडक्ट्स या नए केमिकल्स, नए कंपाउंड की डिस्कवरी करते हैं। फिर उसका टेस्टिंग होता है, जो उसकी डेवलपमेंट स्टेज है, जिसमें वो छोटे छोटे मात्रा में डेवलप करके वो प्रोडक्ट टेस्टिंग करते हैं। और उसके बाद लास्ट स्टेज होती है मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग में फिर इनको वॉल्यूम आता है और वहाँ उनको बेसिकली प्रॉफिट होता है। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है वो मैन्युफैक्चरिंग के बाद ही आता है। पर उसके पहले जो ये फेजेस है, यहाँ पे बहुत सारे ड्रग्स जो डिस्कवर होते हैं वो फेल हो जाते हैं और पहुंच नहीं पाते। तो ये जो लाइफ साइकिल है बहुत लंबा चलता है और ये बहुत कैपेक्स हैवी होता है। तो कंपनी को बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, साइंटिस्ट हायर करनी पड़ती है, पीएचडी कंप्लीट किए हुए लोग हायर करने पड़ते हैं। उसके बाद उन पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ता है, नई नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये बहुत कैपेक्स हैवी होता है। तो नए ऑर्गेनाइजेशन आए हैं जो कि ये सारी चीजें आप एक कंपनी से ऑफलोड कर देंगे, और बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाने जाते हैं, जो बेसिकली अपने साइंटिस्ट और अपना उनका डेडिकेटेड लैब होगा। आप अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं उनसे, कि वो अपने साइंटिस्ट आप फिक्स 3-5 ईयर्स के लिए ले सकते हैं, या फिर एक उनका लैब भी ले सकते हैं, बेसिकली डेडिकेटेड लैब। तो जो जो डेवलपमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट, वो बेसिकली आपका कम हो जाएगा। वो कैसे? कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत सारी कंपनीज के लिए ये काम करेंगे। तो उनके पास जो पूल ऑफ पीएचडीज होंगे, उनके पास एक पूल होगा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का, जो कि फिर वो डेडिकेटेड भी सेल कर सकते हैं, ऑन डिमांड भी सेल कर सकते हैं। और उसके बाद उनको टेक्नोलॉजी की समझ ज्यादा बेहतर होगी। वो हर डोमेन में, अलग अलग डोमेन में हो सकते हैं। एफएमसीजी में भी वैसे ये प्रोसेस फॉलो होती है, न्यूट्रिशन में भी फॉलो होती है, एनिमल हेल्थ में भी फॉलो होती है। तो वो एक
कॉमन कंपनी जो बस यही प्रोसेस करे उसके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, इससे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। इसके लिए वजह से बहुत सारी जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं वो अपना R&D ये सीआरओ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करती हैं। तो सीआरओ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपके लिए रिसर्च करती है, जिनके पास R&D सर्विस सेंटर होता है, जिनके पास पीएचडी होल्डर साइंटिस्ट होते हैं, पूल ऑफ साइंटिस्ट जिस जो आपको सप्लाई करेंगे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये तो हो गया ड्रग का डिस्कवरी फेज। तो हमने समझा कि पहले डिस्कवरी होगी, फिर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग होगा, फिर बाद में मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो ये जो सारे फेसेस है बहुत लंबे चलते हैं, कैपेक्स हैवी होते हैं, इसीलिए बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आजकल छोटी-छोटी भी कंपनियाँ जो इतना ज़्यादा कैपेक्स नहीं करना चाहती, सपोज़ वो डिस्कवरी करा लेंगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और अगर वो फेल हो गया तो ठीक है, वो मूव ऑन कर जाएँगे। अगर अच्छा हुआ तो नया कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे कि अब हमें डेवलपमेंट और टेस्टिंग भी करानी है। डेवलपमेंट भी सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद उनके पास चॉइस होती है कि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग सेंटर सेटअप करके उसको सेल कर सकते हैं, या तो वो ऑफलोड कर सकते हैं और दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं कि आप मैन्युफैक्चर कीजिए, हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग करेंगे, ब्रांडिंग हमारा होगा। तो इस सब के दौरान जो प्रोसेस है, जो पेटेंट वगैरह है, वो क्लाइंट का होता है, सीआरओ ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होता। तो ये तो हो गया, ये हमने समझ लिया ड्रग का डिस्कवरी का प्रोसेस क्या है। तो अब इस कंपनी के हम बिजनेस की तरफ आते हैं, ये कंपनी करती क्या है? तो ये बेसिकली ये कंपनी डिस्कवरी सर्विसेज ऑफर करती है, जिसमें बेसिकली अर्ली स्टेज जो हमने देखा जो डिस्कवरी का प्रोसेस है वो उसकी सर्विसेज ये ऑफर करती है, जिसमें ये आपको डेडिकेटेड साइंटिस्ट वगैरह या पीएचडी होल्डर्स देंगे, जिनका आप कॉन्ट्रैक्ट रख सकते हैं 3 to 5 इयर्स का बेसिकली। और ये फुल टाइम जो इनका कोलैबोरेशन मॉडल है, ये फुल टाइम इक्विवेलेंट का मॉडल है, जिसमें वो जो साइंटिस्ट असाइन हुए हैं वो फुल टाइम उनके क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो ये इनका डिस्कवरी सर्विस बिजनेस हो गया। इसके बाद जैसे हमने देखा कि डिस्कवरी के बाद उस प्रोडक्ट का क्लिनिकल रिसर्च, प्री क्लिनिकल टेस्टिंग वगैरह होती है, तो जिसको हम डेवलपमेंट सर्विसेज बोलते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो डेवलपमेंट प्रोसेस होगी, सर्विसेज हो गया कि डेवलपमेंट जो प्रोसेस है उस ड्रग का, उसके दौरान भी ये आपको सर्विस ऑफर करेंगे। इसमें बेसिकली आप फी फॉर सर्विस वाला एंगेजमेंट मॉडल इनका यूज कर सकते हैं। बेसिकली आपने समझो प्री क्लिनिकल स्टडी करना है तो फिर आप इनके साइंटिस्ट या इनके जो लैब है वो यूज कर सकते हैं, और उसके अलावा जो भी है आप बेसिकली आप हर स्टेज पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वापस इनका सर्विस चाहिए या नहीं चाहिए, बेस्ड ऑन आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल होता है या नहीं होता। तो इसमें ये फी फॉर सर्विस, बेसिकली आपने जो स्टेज कराया उसके लिए आप फी पे कीजिए, उसके लिए आप छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट देंगे, शॉर्ट टर्म का कॉन्ट्रैक्ट होगा, और फिर आप मूव ऑन कर सकते हैं, या तो फिर आप नेक्स्ट स्टेज के लिए इनकी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। तो ये हो गया डेवलपमेंट सर्विस के टाइम पे इनकी जो ऑफरिंग है। फिर उसके बाद आती है मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की एक बार आपका प्रोडक्ट अप्रूव हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद आप जब मैन्युफैक्चरिंग करने जाएंगे, लार्ज स्केल वॉल्यूम की मैन्युफैक्चरिंग, तो उसके लिए भी इनकी सर्विस आप अवेल कर सकते हैं। इनको आप कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं और ये कंपनी आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड करेगी। अब इसमें जो इनका जो मॉडल है, इसमें जो कोलैबोरेशन मॉडल है इनका, कस्टमाइज करके देंगे हर क्लाइंट के लिए, उनके जो क्लिनिकल और कमर्शियल सप्लाईज है उसके लिए कस्टमाइजेशन करके देंगे ये। इसके अलावा एक इनका और भी वर्टिकल है, डेडिकेटेड R&D सेंटर। जैसा मैंने बताया रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो कॉस्ट होता है बहुत हैवी होता है, तो ये एक डेडिकेटेड R&D सेंटर भी प्रोवाइड करते हैं, जिसका कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म होता है 5 to 7 ईयर्स, जिसमें एक कंपनी 5 to 7 ईयर्स के लिए एक इनका कोई R&D सेंटर होगा, उसमें डेडिकेटेड सपोर्ट स्टाफ होंगे, पीएचडी होंगे, साइंटिस्ट होंगे, जो उस प्रोजेक्ट पे, क्लाइंट प्रोजेक्ट पे डेडिकेटेड रूप से काम करेंगे। तो ये पूरा R&D जो सेंटर है वो क्लाइंट का बेसिकली है, मैनेज ये कर रहे हैं और सब कुछ, बट वो क्लाइंट का हो जाता है उतने सालों के लिए, और फिर वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो आगे और एक्सटेंड करना चाहता है कि नहीं। तो इससे बेसिकली इनका एक फिक्स रेवेन्यू आप बोल सकते हैं आ जाता है डेडिकेटेड R&D से। तो ये जो कंपनी है इनिशियली डेडिकेटेड R&D पे बहुत ज्यादा फोकस थी और डिस्कवरी सर्विसेज। तो डेडिकेटेड R&D से इनके जो फिक्स रेवेन्यू आ जाते थे बड़े बड़े क्लाइंट से, और जो डेडिकेटेड R&D सेंटर वाले क्लाइंट्स हैं इनके मोस्टली जो बड़े क्लाइंट होते हैं, ये बेसिकली इनका जब R&D कंप्लीट हो जाता है तो मैन्युफैक्चरिंग मोस्टली खुद करते हैं, या तो कोई और पार्टनर होता है उनका वेंडर जिसके थ्रू वो मैन्युफैक्चरिंग करा सकते। हाँ, अब ये कंपनी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑफर कर रही है तो इसके थ्रू भी ये करा सकते हैं, बट मोस्टली वो बड़े क्लाइंट के खुद के मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, या उनके कोई और भी वेंडर पार्टनर होते हैं जिससे वो मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हैं। तो आप इसमें अगर देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। एक बार कोई ड्रग सारे प्रोसेस कंप्लीट कर चुका है तो उसके बाद जब मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, और वहां पे इस कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो ये कंपनी धीरे धीरे सीआरओ बेसिकली जो सर्विस, डिस्कवरी सर्विस और डेवलपमेंट सर्विस है, उससे ये कंप्लीट एंड टू एंड इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी ऑफर कर रहे हैं। तो ये इनके हो गए 4 बिजनेस वर्टिकल। अब ये इसके जो एंड प्रोडक्ट है वो बहुत तरीके के हो सकते हैं, वो भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। अब इनका जो एंड प्रोडक्ट है वो क्लाइंट है, वो समझने की हम कोशिश करते हैं। तो जैसे इनका एंड प्रोडक्ट है लार्ज एंड मिड साइज बायोफार्मा, उसमें अगर आप देखें इनके क्लाइंट जो है ब्रिस्टॉल है, जीएसके है, सनोफी है, जॉनसन एंड जॉनसन है, एमजेन है, बैक्स्टर है। तो ये बहुत सारे जो ग्लोबली टॉप प्लेयर्स हैं वो भी इनके क्लाइंट है।
जो मिड साइज हैं वो भी इनके क्लाइंट है, और आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स भी इस डोमेन में आ रहे हैं, क्योंकि वो इनके प्लेटफॉर्म यूज करके, इनके डेडिकेटेड साइंटिस्ट यूज करके रिसर्च करा सकते हैं, तो कैपेक्स उनका कम हो जाता है। तो इन्होंने ये पूरा प्रोसेस जो है और ये जो फार्मा का स्पेस, इसको डेमोक्रेटाइज कर दिया है। आपका कॉस्ट कम हो जाएगा और वो ये पूल के रूप में मैनेज कर पाएंगे इफिशिएंटली। इसके अलावा एनिमल हेल्थ में भी है इनके प्रोडक्ट, जिसके आप क्लाइंट देख सकते हैं। एग्रोकेमिकल में भी है इनके प्रोडक्ट, जिसमें लीडिंग चाइना क्रॉप प्रोटेक्शन कंपनीज है, जापानीज कंपनीज है और लार्ज एमएनसीज है जो न्यूट्रिशन पे फोकस्ड है, एनिमल न्यूट्रिशन पे। इसके अलावा इनके कंज्यूमर प्रोडक्ट भी है गुड्स एफएमसीजी स्पेस में, जिसमें यूनिलीवर इनके क्लाइंट है। वहां पे भी ये सारे प्रोसेस फॉलो होते हैं, एफडीए अप्रूवल लगता है आप लॉन्च करने के पहले। और इनके केमिकल पॉलीमर भी है, जिसमें इनके क्लाइंट्स जो है वो लीडिंग यूएस है, एशियन यूरोपियन जो कंपनीज है लीडिंग, वो इनके क्लाइंट्स है। जर्मनी हेडक्वार्टर भी इन्होंने मेंशन किया है कंपनी है। वैसे इनके क्लाइंट्स जो हम यहाँ देख रहे हैं, ये इन्होंने कुछ ही मेंशन किए, इनके क्लाइंट तो काफी ज्यादा है। जैसे आप ये क्लाइंट बेस देखिए तो 2016 में, FY 2016 में 256 क्लाइंट थे, और आप अगर FY 2020 में देखेंगे तो 362। तो इनकी क्लाइंट बेस भी ग्रोथ अच्छा हुआ है। और अगर आप इनके क्लाइंट का जो फुटप्रिंट देखें, उनके क्लाइंट मेजर 76% जो क्लाइंट फुटप्रिंट है वो यूएस में है। तो बड़े जो मोस्टली आप जैसे जानते होंगे यूएस कंपनीज जो हैं वो रिसर्च पे ज्यादा फोकस्ड है, और इंडियन जो है अभी भी बहुत ज्यादा जेनरिक्स पे फोकस है जो रिसर्च भी कर रही है, पर यूएस में ज्यादा है कैपेक्स हैवी वाले और रिसर्च वाली कंपनीज। तो इनके क्लाइंट मोस्टली यूएस से आते हैं। उसके अलावा आप देखिए 12% यूरोप से है, 5% जापान से है, इंडिया से 4% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 3%। तो इनका क्लाइंट कंसंट्रेशन यूएस में है बहुत ज्यादा, और क्लाइंट ग्रोथ भी देखिए तो आप बहुत अच्छा रहा है। तो ये हो गया इनके एंड प्रोडक्ट और क्लाइंट फुटप्रिंट। कंपनी के कुछ क्विक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। तो आज के टाइम में 2020 एंड तक, अभी तक ये Q1 के बाद भी इन्होंने मेंशन किया कि अभी तक इनके जो एक्टिव क्लाइंट है वो 360 है, जिसमें इनके 8 कोलैबोरेशन है, 8 फार्मास्यूटिकल, जो कि टॉप 10 में से जो 8 है फार्मास्यूटिकल। तो आप इसे समझ सकते हैं कि जो बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो इस कंपनी के क्लाइंट है, वो R&D अपना इस कंपनी से कराते हैं। ये रेवेन्यू नंबर्स है, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कशन करेंगे। इस कंपनी का जो टोटल स्टाफ है 5000, उसमें से 4200 साइंटिस्ट हैं। तो आप देखिए ये कंपनी जो एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा साइंटिस्ट फोकस्ड है। तो इसमें साइंटिस्ट बहुत ज्यादा है। ये अगर आप इनका थोड़ा मॉडल समझने की कोशिश करेंगे तो जैसे TCS इन्फोसिस हो गया, वो IT सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इंजीनियर्स बेसिकली उनके पास बहुत ज्यादा होते हैं। वो सेम चीज ये साइंटिस्ट के साथ कर रहे हैं। एक पूल होगा और आप हमें कैपेक्स करके अपना जो कॉस्ट है वो ऑप्टिमाइज बेसिकली करके देंगे। इनके पास पूल होगा, सर्विसेज इनकी यूज कीजिए। तो ये प्लेटफॉर्म हो गए हैं बेसिकली, जैसे IT में TCS इन्फोसिस है, वैसे ही फार्मा स्पेस में ये एक प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। और इनके जो 90% एम्प्लॉय है 25 to 40 ईयर्स एज ब्रैकेट में है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नंबर भी हमें दिख रहा है, ऑलमोस्ट 366 करोड़ का। और इनका जो R&D मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 1.9 मिलियन स्क्वायर फीट है। ये इनके मैंगलुरु, बैंगलोर, हैदराबाद वगैरह में है। इनकी एक सब्सिडरी है यूएस में भी। और इनके अभी तक जो है 400 प्लस पेटेंट्स हो चुके हैं, और ऑब्वियसली वो पेटेंट क्लाइंट के होते हैं, बट इनके साथ वो रिसर्च हुआ, और ये कैपेक्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब इनका थोड़ा हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो रेवेन्यू नंबर आप देख रहे हैं 2000 FY 16 से FY 20 तक, आप देखिए तो CAGR बेसिकली ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कैसा रहा है एवरी ईयर, वो 17% का रहा है। तो ये CAGR ग्रोथ आप देखें हिस्टोरिकल, तो डिसेंट रहा है, काफी अच्छा है। इससे और भी ज्यादा ग्रोथ वाली कंपनीज आपको मिल जाएंगी, पर इस कंपनी का भी CAGR काफी अच्छा रहा है, स्टेबल है, 17%, बहुत अच्छा ग्रोथ है। एबिटा नंबर देखे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिडक्शन जो भी है, वो उसमें जो CAGR ग्रोथ है 16% का है, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप ग्रोथ देखें तो 11% का है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वो डिसेंट रहा है। ये कैपेक्स हैवी बिजनेस भी है, पर इसमें फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है। अब वो कैसे? अभी तक ये CRO फोकस थे, रिसर्च फोकस थे। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफर करेंगे तो एंड टू एंड हो जाएगा। अगर कोई कंपनी CRO इस कंपनी से करा रही है और मैन्युफैक्चरिंग किसी और से कराएगी, तो पेटेंट मिलने के बाद एक टाइम लिमिट होता है। अगर वो एक बार वो एक्सपायर हो गया तो आपके कॉम्पिटिटर उसके जेनरिक वर्जन लॉन्च कर सकते हैं। तो अगर आप इस कंपनी के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे तो आपका जो एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, वो टेक्निकल ट्रांसफर, टेक्निकलिटीज समझाना दूसरे वेंडर को या मेन कंपनी को, वो टाइम सेव हो जाएगा। तो ये कंपनी उस एरिया में बहुत फोकस कर रही है कि एंड टू एंड पूरा इंटीग्रेशन प्रोवाइड कर दे, जिसके कारण क्लाइंट इनको प्रिफर करे मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी। अगर इनको क्लाइंट्स इनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी प्रिफर करने लगेंगे तो आप देखेंगे फ्यूचर में जो नंबर है बहुत ज्यादा अच्छे दिखने लगेंगे हमें। इस कंपनी के थोड़े अपडेट्स जान लेते हैं कि Q1 के बाद क्या अपडेट्स है और ये फ्यूचर ग्रोथ कहाँ से आने वाला है।
तो क्राइसिल ने इनकी जो रेटिंग है AA से AA+ कर दी है स्टेबल आउटलुक के साथ, तो ये बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इस रेटिंग से बेसिकली फ़र्क ये पड़ता है कि बड़े इन्वेस्टर वो स्टेबल कंपनीज़ में भी इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। दे डोंट वांट टू लूज़ देयर मनी, और इससे कंपनी को भी फ़ायदा होगा कि अगर इनको मनी रेज़ करना है तो इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, बिकॉज़ इनका आउटलुक स्टेबल है, रिस्क कम है इस कंपनी को पैसे देने में। फिर ये टेस्टिंग लैब भी सेट किया था इन्होंने आरटी-पीसीआर बेस्ड, जिसके थ्रू इन्होंने 30,000 सैंपल टेस्ट किए हैं फ्री ऑफ चार्ज। ये इनका बेसिकली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल था, जिसके तहत इन्होंने फ्री टेस्टिंग की है बैंगलोर में। इन्होंने खुद का एलिजा टेस्टिंग किट भी डेवलप किया है, जिससे आप कोविड टेस्टिंग कर सकते हैं, और इन्होंने हाई मीडिया के साथ पार्टनरशिप की है मास मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसके अलावा रेमडेसिविर जो जिलेड ने डेवलप किया था, उसका परमिशन भी इस कंपनी के पास है मैन्युफैक्चरिंग का। तो ये जो टेस्टिंग किट, रेमडेसिविर, ये सब देख के ये कंपनी काफी न्यूज में रही है पिछले कुछ महीनों में कोविड से रिलेटेड। और इस कंपनी के जो मैनेजमेंट है, उन्होंने गाइड किया है कि ये साल का ईयर ऑन ईयर अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो फ्लैट रहेगा, तो दे विल बी एबल टू मैनेज फ्लैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ग्रोथ नहीं आएगा बट मैनेज भी कर पाएंगे इस साल, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। इनके जो इन्होंने गाइड किया है कि फ्यूचर ग्रोथ कहाँ से आएगा, तो बेसिकली ये एग्जिस्टिंग क्लाइंट को नए सर्विसेज ऑफर करेंगे, डेडिकेटेड सेंटर मॉडल प्रोवाइड करेंगे, और न्यू क्लाइंट्स भी एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। उनको कस्टम मॉडल, कस्टम मैन्युफैक्चरिंग या जो क्लाइंट की नीड है उसके बेसिस पे R&D या जो भी है प्रोसेस वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। फिर ये कैपेसिटी एक्सपांशन भी कर रहे हैं, बेसिकली नए नए मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट इनका जो कैपेक्स है बहुत अच्छा खासा रहा है, और ये जो सर्विसेज है मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मुलेशन वगैरह है उसकी कैपेसिटी में ग्रोथ कर रहे हैं। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, जैसा कि मैंने बताया, ये CRO हैवी फोकस थे, बेसिकली रिसर्च पे ज्यादा फोकस करते थे। अब ये क्रैम्स मॉडल पे मूव कर रहे हैं, जिसमें बेसिकली वो एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग भी प्रोवाइड करेंगे। और जैसा कि आप समझ चुके हैं कि कमर्शियलाइजेशन जो मैन्युफैक्चरिंग होगी उसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां से प्रॉफिट इस कंपनी को बहुत ज्यादा आने की उम्मीद है आगे। तो ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इन्होंने स्टार्ट किया है और ये एग्रेसिवली उसको पुश कर रहे हैं। और इन्होंने न्यू कैपेबिलिटीज भी ऐड की है अक्रॉस डोमेन, नए नए सेक्टर्स में भी ये एंट्री कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, वायरल टेस्टिंग से लेके बहुत सारे प्लेटफॉर्म वगैरह में भी इंटीग्रेशन किया, तो ये न्यू कैपेबिलिटीज भी एक्वायर कर रहे हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, जो कि बहुत अच्छा पहलू है, क्रैम्स की तरफ मूव कर रहे हैं, उससे नंबर्स इंक्रीज होते हुए दिखेंगे, कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, ये अपनी कैपेबिलिटीज एडिशन कर रहे हैं, नए नए कैपेबिलिटीज जो ये क्लाइंट्स को ऑफर कर सकते हैं, और क्लाइंट एंगेजमेंट इनका अच्छा रहा है। ये तो हो गया अपडेट्स एंड फ्यूचर ग्रोथ। तो अभी तक हमने देखा ये कंपनी बहुत अच्छी लग रही है हमें, फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छा है। अगर इसका आप इंडस्ट्री आउटलुक भी देखेंगे तो ये अगले 8-10 साल तक 8% इस इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा, और बड़े बड़े छोटे छोटे प्लेयर्स अपने जो R&D एक्सपेंसेस है वो कम करने की कोशिश करेंगे, जिससे ये कंपनीज को फायदा होगा, CRO एंड क्रैम्स बेस्ड कंपनीज को। तो आज आगे चल के देखते हैं कंपनी ट्रेड कैसे हो रही है। तो आज जब हम वीडियो बना रहे हैं, ये कंपनी 482 के प्राइस पे ट्रेड हो रही है, और इसके वैल्यूएशन देखने की हम कोशिश करते हैं। ये इसका 1 ईयर आप देखें तो 1 ईयर इसने लो बनाया था 212 के आसपास, या और अभी देख रहे हैं तो ये अपने ऑलमोस्ट हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। इस कंपनी ने इस साल काफी बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। टेक्निकल्स पे तो मैं जाता नहीं, बट अभी शॉर्ट टर्म में बहुत बुलिश दिख रहे हैं, और इसका वजह भी है कि 2 न्यूज इनके फेवर में है। रेमडेसिविर जो कि कोविड का मेडिसिन है, और इन्होंने टेस्टिंग किट भी बनाया हुआ है। मार्केट कैप इस कंपनी का 19,000 करोड़ है। पी वैल्यूएशन देखे तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है 48, बट जैसे सिचुएशन चल रहे हैं उसमें मेडिसिन भी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और टेस्टिंग किट, और इसकी वजह से ये कंपनी के पी बहुत एक्सपेंसिव लग रहे हैं। और आप देखिए प्राइस टू बुक भी बहुत महंगा है, और इसकी वजह भी है रेमडेसिविर और टेस्टिंग किट। इसकी वजह से शॉर्ट टर्म में ये कंपनी बहुत एक्सपेंसिव लग रही है मुझे तो इसमें मैं कहूँगा कि थोड़े प्रिकॉशन के साथ ही आप SIP कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म अच्छा है तो, पर एक साथ सारे पैसे मत डालिए। शॉर्ट टर्म में वैसे आउटलुक अच्छे दिख रहे हैं क्योंकि न्यूज़ इनके फेवर में है, फिर भी अगर मार्केट फॉल आया तो शायद इसमें करेक्शन दिख सकते हैं। और इनके फाइनेंशियल्स आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में नेट प्रॉफिट आप देखिए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो काफ़ी अच्छा खासा गिरावट दिखने मिली है, पर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो डिसेंट है। गिरावट तो है जरूर, पर बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसकी वजह भी रही है कि जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तो ये कंपनी क्रिटिकल सेक्शन में थी जिनको ऑपरेशन अलाउड थे, पर इन्होंने वो टाइम लिया अपने मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स को इनहेंस करने के लिए, बेसिकली प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, ताकि इनके जो एम्प्लॉयज़ है वो सेफली काम कर सके। क्योंकि इनके एम्प्लॉयज़ जैसे आप देख रहे हैं वो साइंटिस्ट हैं, और वो डेडिकेटेड मॉडल प्रोवाइड करते हैं। अगर उनको कुछ होता है तो फिर उससे प्रॉब्लम हो सकती है इस कंपनी को, क्योंकि वो
इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिप्लेस करना या न्यू हायर करना इतने आसान नहीं है, पीएचडी होल्डर्स एंड साइंटिस्ट को। तो इस कंपनी का बैलेंस शीट अगर आप देखें तो रिजर्व्स भी बहुत अच्छे हैं, रिजर्व्स में भी ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है। तो फाइनेंशियली अगर मैंने इसको स्कैन किया तो कंपनी बहुत स्ट्रांग लग रही है, फाइनेंशियली बहुत अच्छी है। अगर आप इस कंपनी का लेवरेज वगैरह देखें तो डेट टू इक्विटीज भी मैनेजेबल है, बहुत ज़्यादा डेट नहीं है इस कंपनी के पास। और टर्नओवर रेशियो आप देखें तो ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैल्यूएशन रेशियो अगर आप यहाँ देखें तो 2019 में इनके वैल्यूएशन पी जो है 38 के थे, अभी वैल्यूएशन बहुत पीक पे है। और इस साल जैसा कि हमने देखा मैनेजमेंट ने गाइड किया हुआ है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जो लास्ट ईयर था वही मेंटेन कर पाएंगे, तो ग्रोथ नहीं आने वाला है। तो उस तहत मुझे थोड़ा इसके जो वैल्यूएशन है थोड़े महंगे लग रहे हैं अभी। पर इस कंपनी के जो शॉर्ट टर्म आउटलुक है और लॉन्ग टर्म तो बहुत अच्छे है, शॉर्ट टर्म आउटलुक अच्छे लग रहे हैं क्योंकि रेमडेसिविर और टेस्टिंग किट बहुत न्यूज में है, इसलिए इस कंपनी को थोड़े एक्सपेंसिव वैल्यूएशन मिल रहा है अभी। पर आप देखें जो प्राइस टू बुक हिस्टोरिकल से कंपेयर करें तो हिस्टोरिकल एवरेज से बहुत ऊपर चल रहा है। तो कंपनी बहुत अच्छी है और इसमें इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, पर इसके अभी जो वैल्यूएशन है वो बहुत एक्सपेंसिव लग रहे हैं मुझे। तो थोड़ा आप एसआईपी मोड में इसमें इन्वेस्ट करें, हर करेक्शन या जो डिप आता है उसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें। लॉन्ग टर्म इस कंपनी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि फ्यूचर में कंपनीज ये मॉडल पे मूव करेंगे जिसमें वो अपने रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कराएंगी, उससे उनको बेनिफिट होगा। तो इस कंपनी के बारे में इतना ही। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।